हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और बेल वाली घंटी को दबा दीजिए, ठीक ना। तो आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दो तरह से केवल बनता है। दो स्थितियों में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। पहले स्थिति में जब हम वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं। जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। अतः हम किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ बढ़ाने पर देखते हैं कि फोकस एफ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये किरणें काटती हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक रूप से अगर हम किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनता है, ठीक है ना। इस स्थिति में प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। अब देखते हैं हम प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, बिंदु आकार का बनता है। जब लेंस से परावर्तन के पश्चात फोकस पे एक दूसरे को काटेंगी या फोकस पे मिलेंगी तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा बिंदु आकार का होगा, आभासी और सीधा होगा। अगर वह दर्पण उत्तल दर्पण है तो, ठीक है। हम दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। दूसरे सिचुएशन में उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को मुख्य अक्ष पे कहीं भी रखिए, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। हम यहाँ से यहाँ तक वस्तु को अगर कहीं पे भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब केवल पी और एफ के बीच में ही बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक ना। जब हम वस्तु को मुख्य अक्ष पे रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक ना। जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में क्या होगी, फैल जाएगी। और दूसरी किरण को हम डाल देंगे वक्रता केंद्र से सीट लेकर के, ठीक ना। दूसरी किरण को वक्रता केंद्र के सीट से डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये है आपका वक्रता केंद्र, ठीक ना। यहाँ से दूसरी किरण को डाल देंगे। जब हम वक्रता केंद्र से दूसरी किरण को डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जिधर से किरण आई रहती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि दोनों ये आपतित किरणें एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। अगर आगे बढ़ाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अतः इस स्थिति में हम किरणों को क्या करते हैं, काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जब हम काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किरणें एक दूसरे को पी और एफ के बीच में काटेंगी, यहाँ पर जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति की, ठीक है। तो वस्तु से कुछ छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु से कुछ छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, पी और एफ के बीच बनेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। कभी भी अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दर्पण से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें जब आभासी या काल्पनिक रूप से, ठीक ना, आभासी या काल्पनिक रूप से एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को आभासी या काल्पनिक रूप से काटेगी तो वहाँ पे प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक ना। अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दर्पण से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटती है तो वहाँ पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब भी प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटेगी तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, ठीक ना। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद किरणें
एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक ना। मान लीजिए ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक ना। ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक ना। अगर हम अवतल दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजेंगे, ठीक ना, बहुत सारी प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, ठीक ना। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ पर एक बिंदु रहता है एफ, जिसे फोकस बोलते हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात सभी किरणें एक दूसरे को फोकस एफ पे काटती है, ठीक ना। एक ही बिंदु पे सब किरणें एक दूसरे को काट देंगी, जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है ना। अवतल दर्पण के उपयोग, अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि यह किसी भी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आँख, कान, नाक के डॉक्टरों द्वारा भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगर आपके आँख में, कान में, नाक में अगर कोई छोटा सा चीज़, छोटी सी वस्तु पड़ गई है तो उसको निकालने के लिए डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि उत्तल दर्पण एक बहुत बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इमारतों की देखभाल करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको फिजिक्स के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में उस टॉपिक को लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।